हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एनकेसी माइंड मेंटोर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का पहला क्लास है। ठीक है बेटे, इसको पिछली क्लासों की तरह हम लोग अलग अलग पार्ट्स में करेंगे कवर। आशा करता हूं आप लोगों को पिछले सभी क्लासेस समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, इसको किस प्रकार से तैयार किया गया इसको समझाता हूं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है आपको वो ये कि इस समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत, इसको तैयार करने की जो शुरुआत है वो वी.एस. सुकथांकर नाम के जो एक विद्वान है संस्कृत, इनके नेतृत्व में की गई। और ये कब शुरू हुई? 1919 में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके ना कुछ स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को याद रखेंगे। जिसमें पहला स्टेप ये है कि विभिन्न लिपियों की में जो लिखी गई महाभारत थी ना, लिपि मतलब अलग अलग भाषा, जैसे कि है ना देवनागरी में लिखी गई, कन्नड़ में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में जो लिखी गई उनकी बात कर रहे हैं। उन सभी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। जहां जहां देश भर में जितनी भी पांडुलिपियां थी जो महाभारत से जुड़ी थी और किसी भी लिपि की हो, उन सबको एकत्रित कर लिया गया। उसके बाद ये देखा गया कि जो सभी पांडुलिपियां मिली ना, उन सभी पांडुलिपियों में एक समान, एक जैसे श्लोक कौन कौन से हैं उन सबको अलग कर लिया गया। और फिर उन श्लोकों को 13,000 पृष्ठों पर प्रकाशित किया गया एक ग्रंथ के रूप में। समझ में आई बात? तो तीन बातें इसमें, पहले पांडुलिपियों को ढूंढा गया, फिर उन पांडुलिपियों में एक समान श्लोकों को ढूंढा गया, और फिर उन सभी श्लोकों को 13,000 पृष्ठ वाले ग्रंथ में प्रकाशित कर दिया गया। और इस प्रकार से महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हो गया। आशा करता हूं ये वाली बात आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है बंधुता, विवाह। ठीक है, इसके अंदर क्या है? अनेक नियम और व्यवहार में भिन्नता, ये देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है परिवार के बारे में जानकारी। तो अगर आप संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि एक शब्द हमें बार बार देखने को मिल रहा है, वो है कुल। और कुल शब्द का इस्तेमाल परिवार के लिए किया जा रहा है। और एक शब्द मिल रहा है जाति। जाति शब्द का प्रयोग बांधवों यानी भाइयों के एक बड़े समूह के लिए किया जा रहा है। तो ये देख रहे हो आप, ये मैंने है ना आपकी किताब का एक छोटा सा फोटो लगाया है, इसको देखकर आप समझ पा रहे होगे। फिर इसमें लिखा हुआ है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी किसी कुल के पूर्वज इकट्ठा रूप में क्या कहलाते हैं? वंश कहलाते हैं। देखो अब समझना, सबसे पहले क्या है भाई? कुल है, एक कुल, दो कुल, ठीक है भाई, और इनके पूर्वज है कुछ, ठीक है, इनके भी पूर्वज है कुछ। तो ये पूर्वज इकट्ठा होकर क्या कहलाते हैं? वंश कहलाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? आशा करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पितृवंशिक व्यवस्था के आदि। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम समझेंगे पितृवंशिकता का क्या मतलब होता है। तो पितृवंशिकता का अर्थ होता है जिसमें वंश परंपरा पिता के बाद पुत्र, पौत्र और परपौत्र आदि से चलती है। इस परंपरा में पिता के बाद पुत्र सभी संसाधनों पर, यानी कि पिता के जो संसाधन है, संपत्ति जो है, उस पर अपना नियंत्रण और अधिकार जमा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिता के बाद क्या होता है? सारी संपत्ति बेटे को मिल जाती है। तो उसी व्यवस्था को बोलते हैं पितृवंशिक व्यवस्था। याद रख लोगे आप लोग ये बात। उसके बाद अब क्या है, कई बार हमें ना इसको लागू करते समय भिन्नता देखने को मिलती है। अब भिन्नता कैसे देखने को मिलती है? होता क्या है कि पिता के बाद जो बड़ा बेटा होता है उसको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बड़ा पुत्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो दूसरा भाई होगा वो उत्तराधिकारी बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा पांडव और कौरव वाले केस में, ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो पांडु हैं वो राजा बन जाते हैं, जो दुर्योधन के पिता होते हैं वो राजा नहीं बन पाते क्योंकि वो देख नहीं पाते, जिसकी वजह से पांडु यानी पांडवों के पिता वो राजा बन जाते हैं। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं भी उत्तराधिकारी बन जाती थी। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे सामने है प्रभावती गुप्त का। याद रख लो ये बात। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है आपको, मातृवंशिकता याद रखनी है। ठीक है बेटे, अब मातृवंशिकता की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि हम इस शब्द का इस्तेमाल तब करते हैं जब वंश परंपरा मां से जुड़ी हो। जैसे इसमें क्या हो रहा है? पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद, है ना, यहां पर सारे महत्वपूर्ण फैसले माताएं और महिलाएं लेंगी। क्लियर हुई बात? आशा करता हूं ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विवाह के नियम। अब जब मैं बोल रहा हूं विवाह के नियम, तो देखो सबसे पहले चीज समझ लो। देखो है क्या कि विवाह के जो नियम है ना वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में दिए हुए हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विवाह के नियम कौन से ग्रंथों में है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपको एक दे देगा धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो उसमें जो है
कुल 8 प्रकार के विवाह नियमों के बारे में दिया गया है, जिनमें से 4 तो बहुत अच्छे हैं शुरुआती, और बाकी के जो हैं वो अपवित्र माने गए हैं। क्लियर हुई बात। उसके अलावा एक विवाह है अंतर्विवाह। अंतर्विवाह की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि एक गोत्र, एक कुल तथा एक जाति या फिर एक स्थान पर रहने वाले लोग अगर वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसे अंतर्विवाह कहा जाता है। बहिर्विवाह इससे अपोजिट होगा, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह कहते हैं। बहुपत्नी जिसमें एक पुरुष होगा और उसकी कई पत्नियां होंगी, और बहुपति जिसमें एक स्त्री होगी और उनके अनेक पति होंगे, जैसे कि द्रौपदी वाला केस है। याद रख लोगे ये बात। चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला स्रोत दिया है भाई विवाह के 8 प्रकार वाला, इस स्रोत को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें 4 टाइप दिए हैं, इसमें से पहला दिया है एक, ठीक है, चौथा दिया है, 5वां दिया है और 6ठा दिया है। अगर मैं इसको पढ़ के आपको समझाऊं तो लिखा हुआ है कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से वशीभूत कर उसे, ठीक है, वेदक को दान कर दिया जाता है, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया, यानी यज्ञ करने के लिए किसी को बुलाया और उसी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उसके बाद है पिता और वर वधू युगल को क्या करता है, यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान कर देता है। ये पहला है और ये चौथा, ये दोनों तो अच्छे माने जा रहे हैं, ये बढ़िया वाले हैं, बढ़िया वाले, अच्छे वाले। अब 5वां आ जाते हैं। 5वें पे अगर मैं बात करूं तो वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है, यानी मतलब पैसा देके खरीद लिया, वो वाली बात हो गई ना। उसके बाद 6ठा है, ठीक है भाई, जिसमें लिखा हुआ है स्त्री और पुरुष के बीच, है ना, अपनी इच्छा संयोग, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति काम से होगी, मतलब अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों विवाह माने जाते हैं गलत और ये दोनों विवाह माने जाते हैं अच्छे। ठीक है, किसमें दिया है ये, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है, विवाह के नियमों से आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो इतिहास ऐसा नहीं है कि हमने एक एक टॉपिक पढ़ लिया और समझ लिया, नहीं, हमें हर घटनाओं के बीच में जो संबंध है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। एक घटना दूसरी घटना से कैसे जुड़ी हुई है ये सब हमें समझना होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ घटनाओं का अध्ययन इतिहास नहीं है कि भाई घटना पढ़ ली और हो गया। अगर हम चीजों को समझते हुए चलेंगे तो उससे हमें फायदा ये होगा कि हम उन क्वेश्चंस का भी आंसर लिख पाएंगे। कई बार ऐसा होगा, ध्यान रखना हमेशा पेपर में, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे, पर आप उनका आंसर अपनी समझ के बेसिस पे लिख पाओगे, और उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा होगा कि आपके बाकी बच्चों से नंबर ज्यादा आएंगे। नंबर लाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है भाई वैदिक काल। एक हमारा कौन सा काल है बेटे, वैदिक काल। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, याद रख लोगे ये बात। अब से कब तक बोला मैंने, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। क्लियर है बात। उसके बाद है ऋग्वेदिक काल। ठीक है भाई, ऋग्वेदिक काल की जब मैं बात करता हूं तो ये है हमारा 1500 से शुरू होगा और 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा। कब तक चलेगा बेटे, 1000 ईसा पूर्व तक। आशा करता हूं ये वाली बात समझ में आएगी। फिर वहीं अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करूं तो ये 1000 ईसा पूर्व से शुरू होगा और 500 ईसा पूर्व तक जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको समझाई, आशा करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो ये मैंने क्यों समझाया, अब देखो अब समझाता हूं मैं। तो अगला टॉपिक है हमारा स्त्री का गोत्र। देखो अब समझेंगे, जो गोत्र, स्त्री का गोत्र या फिर गोत्र शब्द की जब मैं बात करता हूं तो इसका अर्थ है वह स्थान जहां पर संपूर्ण कुल का गौधन पाला गया, मतलब गाय पाली जाती हो। ठीक है, जिस स्थान पर आपके गौधन का पालन पोषण हो, जिनको पाला गया वहां पर, उसी के क्षेत्र के नाम पर आपके गोत्र का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन बाद में यह परंपरा बदल गई और गोत्र का निर्धारण एक वैदिक ऋषि के नाम पर किया जाने लग गया, और उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज कहलाते थे। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बोला, 2 तरीके से हो रहा है आपके गोत्र का निर्धारण। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है आपके गोत्र का निर्धारण। एक तो भाई गौधन के नाम पे हो रहा है ना, गौधन जहां पाला जाएगा उस जगह पर, और एक ऋषि के नाम पर। आ रही है बात समझ में। ठीक है भाई, एक ऋषि के नाम पर हो रहा है और एक गौधन के नाम पर हो रहा है। तो ऋग्वेदिक काल में तो भाई गौधन के आधार पे होता था और उत्तर वैदिक काल में ऋषि के नाम पर होता था। आई गोत्र वाली बात समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो गोत्र से जुड़े हुए कुछ नियम भी हैं भाई जो स्त्रियों के लिए हैं। तो विवाह के पश्चात स्त्रियों को, है ना, पिता के स्थान पर पति के गोत्र को
का इस्तेमाल करना होगा। मतलब पहले शादी से पहले पिता के गोत्र का इस्तेमाल करेगी और शादी के बाद पति के गोत्र का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा दूसरा नियम है कि भाई एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया ना, उस एक ही गोत्र के सदस्य, ठीक है, एक गोत्र, मान लो एक वैदिक ऋषि है और उसके नाम पर एक गोत्र हो गया और उस गोत्र के जितने भी लोग होंगे वो उसी ऋषि के वंशज माने जाएंगे। तो एक तरीके से क्या होगा, एक ही कुल के एक ही वंश के लोग हो गए। तो एक ही वंश में तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकते ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं गोत्र के अनुसरण की। भाई गोत्र का अनुसरण भी किया जाता है ना, गोत्र के नियम में तो उसको पालन भी तो करना पड़ेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि गोत्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सातवाहन शासक है, उनकी रानियों ने अपने पिता के गोत्र को जारी रखा, मतलब अपने पति के गोत्र का इस्तेमाल नहीं किया। उसके अलावा सातवाहन जो रानियों के गोत्र एक जैसे ही थे भाई, ठीक है, अगर आप उनके गोत्र पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि उनके सबके गोत्र एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही विवाह में तो संबंध स्थापित, एक ही गोत्र में तो विवाह संबंध स्थापित नहीं हो सकते ना, तो ये एक भी प्रॉब्लम थी। इसके अलावा आप देखोगे कि जो सातवाहन शासक हैं उन्होंने अपनी माताओं के गोत्र का इस्तेमाल किया, ठीक है, जबकि करना किसका है, पिता के गोत्र का इस्तेमाल करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सभी जो हम उदाहरण देख रहे हैं ये एक प्रकार से नियमों के विरुद्ध है कि नहीं। उसी के बाद है कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी या नहीं थी। तो सातवाहन शासकों ने अपनी माताओं के गोत्र को अपनाया, जिससे लगता है कि माताएं महत्वपूर्ण है, परंतु वहीं दूसरी ओर सातवाहन शासकों ने उत्तराधिकारी के लिए पितृवंशक सिद्धांत का इस्तेमाल करा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर देना उतना संभव नहीं लग रहा है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि माताएं उस समय महत्वपूर्ण थी या नहीं थी, ठीक है। जैसे कि एक स्रोत है ये वाला, ठीक है, जिसमें दे रखा है कि भाई जो दुर्योधन की माता है, ठीक है, गांधारी, वो अपने पुत्र यानी दुर्योधन से विनती करते हैं कि युद्ध मत करो भाई, शांति कर लो, संधि कर लो और अपने दोस्त अपने भाइयों के साथ अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था को चलाओ। लेकिन क्या होता है, दुर्योधन अपनी माँ की बात नहीं मानता और वो युद्ध लड़ता है और युद्ध में हार जाता है। इससे ये लगता है कि यार माता महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि माता ने सलाह दी लेकिन माता की सलाह को नहीं माना गया। ये भी मान सकते हैं हम लोग। तो आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। तो हमने अपनी क्लास को कहां तक खत्म किया, ये जो आपकी किताब का टॉपिक है सामाजिक विषमताएं, अगली क्लास यानी पार्ट 2 को हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद आशा करता हूं कि आप सबने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही मैं इस चैप्टर से जुड़ा हुआ अगला वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं, एनकेसी माइंड मेंटोर यूट्यूब चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस क्लास को मिस ना करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।